मैं तेरा हूँ दीवाना हूँ, तेरी बातें कभी मैं बोलना चाहूँ। हर हर महादेव बच्चों, चलो अच्छा आ जाओ। अब इंडिया 36 इम्पेयरमेंट ऑफ असेट्स हम लोग अपना रिवाइज करते हैं। हम लोगों ने कौन कौन से टॉपिक रिवाइज कर लिए हैं? हम लोगों ने 16 पढ़ लिया, हम लोगों ने 20 पढ़ लिया अकाउंटिंग फॉर गवर्नमेंट ग्रांट, और हम लोगों ने 105 पढ़ लिया। अब हम पढ़ने जा रहे हैं इम्पेयरमेंट ऑफ असेट्स। आ जाओ, देखो इम्पेयरमेंट ऑफ असेट्स क्या होता है। कुछ बच्चों ने क्वेरी की है कि सर आप दिखाते दिखाते रिवाइज करिए तो हमें ज़्यादा इजी पड़ेगा। तो हमने कहा चलो ठीक है बच्चों। मैं ऐसे क्या करता था, मैं ऐसे बोलता रहता था, बाद में आपको दिखा देता था कि देखो ये टॉपिक हम लोगों ने रिवाइज कर लिए हैं। तो इसलिए आ जाओ, कोई उसमें दिक्कत नहीं होगा। ये भी बहुत ज़्यादा टाइम मिलेगा अगर मैं दिखा के भी रिवाइज करूंगा। तो देखो, हम लोगों ने इंडिया 36 इम्पेयरमेंट ऑफ असेट्स में क्या पढ़ा है, ठीक है। हमने पढ़ा है कि इम्पेयरमेंट, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है कि भैया असेट्स कभी भी अपने कैरिंग अमाउंट से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। मतलब रिकवरेबल, मतलब उसका जो कैरिंग अमाउंट जो है वो रिकवरेबल अमाउंट से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। इसका मतलब क्या हो जाता है कि असेट्स की कैरिंग अमाउंट रिकवरेबल अमाउंट से ज़्यादा है, मतलब आपकी असेट्स की एक्चुअल वैल्यू मतलब जो है वो कम है और आप बुक्स में ज़्यादा लेके चल रहे हो। तो इसका मतलब वहाँ पे क्या है, वहाँ पे इम्पेयरमेंट लॉस है। तो ये इंडिया 36 हमारा यही बताता है कि इम्पेयरमेंट लॉस को कैसे ट्रीटमेंट करना है और कब इम्पेयरमेंट लॉस को टेस्ट करेंगे। ठीक है। रिकवरेबल अमाउंट क्या होता है सर? फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल और वैल्यू इन यूज विच एवर इज हायर। इन दोनों में से जो हायर होगा हम वही उसी को कंसिडर करेंगे। फेयर वैल्यू क्या होता है सर? सर प्राइस टू सेल एन एसेट्स और ट्रांसफर ए लायबिलिटी, मतलब किसी भी एसेट्स को बेचने के लिए या लायबिलिटी को ट्रांसफर करने के लिए जो प्राइस होती है वो फेयर वैल्यू होता है। सर कॉस्ट टू सेल क्या होता है? सर इंक्रीमेंटल डायरेक्ट कॉस्ट होता है जो आपका लगता है, जैसे कि लीगल कॉस्ट मैंने आपको बताया था, जैसे स्टैम्प ड्यूटी मैंने आपको बताया था, ब्रोकरेज कमीशन मैंने आपको बताया था, ये कॉस्ट टू सेल होता है। सर कैरिंग अमाउंट क्या होता है? सर बुक वैल्यू में से एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन माइनस कर देंगे तो आपका एक्चुअल कैरिंग अमाउंट आ जाता है। लेकिन इसी से तो कंपेयर करना होता है किसको? आपका रिकवरेबल अमाउंट को। तो आपका आ जाता है इम्पेयरमेंट लॉस। सर वैल्यू इन यूज क्या होता है? सर प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ऑल फ्यूचर कैश फ्लो को हम लोग वैल्यू इन यूज कंसीडर करते हैं। और कैश फ्लो, दोनों कैश फ्लो, इनफ्लो और आउटफ्लो दोनों इसमें लिया जाता है। फिर मैंने आपको इसके रिगार्डिंग कोई एक एग्जाम्पल भी कराया था। फिर इसके बाद मैंने आपको यह बताया था कि इंडिकेशन, देखो इंडिकेशन क्या होता है? हर साल आपको एट द एंड ऑफ द ईयर आपको ये चेक करना है कि क्या कोई इम्पेयरमेंट लॉस है क्या, क्या कोई इंडिकेशन है क्या, हर साल एट द एंड ऑफ एवरी ईयर। लेकिन 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 मतलब यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे आपको देखना है कि कोई इंडिकेशन है क्या। लेकिन कुछ ऐसे ऐसे थे जो हर साल एनुअली इम्पेयर होते ही होते हैं। जैसे इररेस्पेक्टिव ऑफ द वेदर देयर इज एग्जिस्ट एनी कंडीशन देयर इज रिक्वायर्ड टू टेस्ट फॉर एनुअल फॉर, मतलब ये एनुअली आपको करना ही करना है। ठीक है। ये तो भैया एट द एंड ऑफ ईच रिपोर्टिंग पीरियड की इंडिकेशन, यहाँ ये देखना है कि इंडिकेशन है कि नहीं। मतलब पहले इंडिकेशन होगा फिर जाके ना आप इम्पेयरमेंट टेस्ट करोगे। लेकिन इस केस में ऐसा नहीं, इन तीनों एसेट्स में ऐसा नहीं। यहाँ पे आप सीधा इम्पेयरमेंट टेस्ट करोगे। कैसा? तीन असेट्स मैंने बता दिया। मैंने सबसे पहले बताया था कि सर गुडविल एक्वायर्ड इन बिजनेस कॉम्बिनेशन, इंटेंजिबल एसेट्स नॉट हेल्ड फॉर यूज, या इंटेंजिबल एसेट हैविंग इनडिफाइनेट यूजफुल लाइफ। सर इन दोनों एसेट्स में ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ये सारी एसेट्स बुक्स में पड़ी रहती है, ये बुक्स को ओवर स्टेट करती रहती है। डेट्स वाई इसका इम्पेयरमेंट हम लोग तुरंत ही करते हैं। ठीक है। मतलब हर साल ही कर, मतलब हर साल टेस्ट करते हैं। और डिफरेंट डिफरेंट यूजफुल लाइफ को हम लोग डिफरेंट टाइम पर कर सकते हैं। ठीक है। डिफरेंट इंटेंजिबल एसेट में भी टेस्टेड फॉर डिफरेंट टाइम। बस ये याद रखना कि हर बार उसी टाइम पे करेंगे। और एक बात और, ये पहला पॉइंट ये कह रहा था कि भाई हमारा इंटेंजिबल एसेट का जो आप कह रहे हैं कि सर हर साल आपको एनुअली इम्पेयरमेंट टेस्ट करना है, तो क्या केवल एनुअली एट द एंड ऑफ द ईयर करना है? अगर बीच में कभी लग रहा है तो उस समय नहीं कर सकते? सर बिल्कुल कर सकते हो। अपार्ट फ्रॉम एनुअली आपको अगर बीच में भी ड्यूरिंग द ईयर भी आपको लग रहा है कि इंपेयरमेंट टेस्ट करना है तो आप कर सकते हो। ठीक है। फिर मैंने आपको बता रहा कि कुछ इंडिकेशन भी होते हैं इंपेयरमेंट के, जैसे एक्सटर्नल होते हैं, इंटरनल होते हैं, डिविडेंड फ्रॉम जैस होते हैं। एक्सटर्नल में क्या क्या है मैंने वो बता रहा हूँ। मैंने आपको बता रहा कि भाई आपका असर की मार्केट वैल्यू गिर गई, या आपका जो वो वैल्यू न्यूज आप जब निकालते हो ना, जो डिस्काउंटिंग रेट है वो आपका इन बढ़ गया। ठीक है। और क्या हो गया आपका,
ट्रेंड मतलब मार्केट का, टेक्नोलॉजी, लीगल इन्वायरमेंट के चेंजेस की वजह से पता चल गया, अरे भाई अब उसका ट्रेंड नहीं रह गया, अब उसका मार्केट नहीं रह गया, या गवर्नमेंट ने कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन लगा दिए, टिकटॉक को बैन कर दिया, तो ये सारी चीजें से भी बहुत एक्सटर्नल सोर्सेज में आता है। जैसे देखो, मार्केट वैल्यू डिक्लाइन हो गई, ठीक है, चेंजेस इन मार्केट टेक्नोलॉजी, जैसे 4G 5G वाला एग्जांपल दिया था, मार्केट लीगल इन्वायरमेंट बैन कर दिया कुछ ऐप को, रेट ऑफ इंटरेस्ट इंक्रीज हो गया, कैरिंग अमाउंट ऑफ द नेट एसेट्स वो क्या है आपका ज्यादा है देन उसकी एक्चुअल वैल्यू से, ठीक है। इंटरनल सोर्स में मैंने आपको क्या बताया था, इंटरनल सोर्स सिंपल है बच्चों, इसमें मैंने आपको ये बताया था कि फिजिकल डैमेज हो गया, मैनर ऑफ यूटिलाइजेशन सही नहीं हो रहा है, हाँ मतलब क्या हो रहा है कि कॉस्ट ज्यादा मतलब खर्च ज्यादा हो रहा है, फ्लो कम हो रहा है, और आगे भी आपका लॉस ही होगा, तो ये सारी चीजें थी इंटरनल सोर्स में। देख लो, फिजिकल डैमेज, मैनर ऑफ एसेट्स, परफॉर्मेंस वर्स, एक्सपेंसेस मोर देन एस्टिमेटेड, ये सब ये आपको इंडिकेट कर रहा है कि भाई आपकी असर सही से नहीं चल रही है, मतलब आपका कुछ ना कुछ असर की मार्केट वैल्यू में डिक्लाइन है, ठीक है, कैश फ्लो वर्स है, एक्सपेंसेस ज्यादा है, हाँ आगे भी आपका जो है लॉस ही होगा, लॉस इन फ्यूचर एज वेल। और डिविडेंड फ्रॉम जज, जज मतलब जॉइंट वेंचर, एसोसिएट और सब्सिडरी, मतलब इसमें ये था, इसमें दो चीजें मैंने बताया कि देखो बच्चों, आपको इस कंपनियों से क्या मिल रहा है, डिविडेंड मिल रहा है, और उसकी जो अदर मतलब उसके जो वो है, उसका जो मतलब रिजर्व है, एक तरीके से कह लो, रिजर्व नहीं कह लोगे, मतलब इसकी रिटेन अर्निंग जो है वो कम है, मतलब डिविडेंड ज्यादा जा रही है और उसकी जो एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट है वो कम है, तो भाई इसका मतलब वो कहाँ से दे रही है, वो तो उसको देने की क्षमता है नहीं, तो भाई यहाँ पे आप ये समझ जाना कि उसका इम्पेयरमेंट टेस्ट करना पड़ेगा। और दूसरा दूसरा आपने इन्वेस्टमेंट किया है सब किसी भी असर से, किसी भी इन्वेस्टमेंट सब्सिडरी जॉइंट वेंचर एसोसिएट्स में, आपने इन्वेस्ट, आपकी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू है 10,000 और उसकी खुद की नेट एसेट्स की वैल्यू 8,000, तो भाई यहाँ पे इम्पेयरमेंट टेस्ट हो जाएगा। कब कब रेट ऑफ इंटरेस्ट के चेंजेस की वजह से हम लोग ये मानेंगे कि भाई इम्पेयरमेंट मतलब हमारा उसको कैश फ्लो को प्रभावित नहीं करेगा। सबसे पहला कि भाई अगर आपने रेट ऑफ इंटरेस्ट लिया है शॉर्ट टर्म के लिए और इंटरेस्ट रेट चेंज हो रहा है लॉन्ग टर्म का, वाइस वर्सा, मतलब लॉन्ग टर्म का चेंज हो रहा है और आप कर रहे हो शॉर्ट टर्म असेट्स लाइफ जो है, ठीक है। और दूसरा, इंटरेस्ट रेट के चेंजेस का जो चेंजेस है वो मटेरियल नहीं है, या आपका चेंजेस मटेरियल है बट आपका फ्यूचर कैश फ्लो बढ़ने वाला है, तो ये सारी चीजें आपकी थी। फिर आपको मैंने बताया कुछ कुछ आउट ऑफ स्कोप है, जैसे इन्वेंट्री हो गया, इसके लिए 2 है, रेवेन्यू फ्रॉम कॉन्ट्रैक्ट विद कस्टमर 115 है, डीटीए 12 लगता है, ठीक है, एम्प्लॉय बेनिफिट 15 लगता है, बायोलॉजिकल असर 41 लगता है, तो जिसके लिए अलग स्पेसिफिक इंडिया से वो यहाँ पे कवर नहीं होगा। फिर आ जाओ फेयर वैल्यू और वैल्यू न्यूज। फेयर वैल्यू मैंने आपको बता दिया, प्राइस टू सेल एंड एसेट्स और ट्रांसफर लायबिलिटी, बाइक चलान वगैरह एग्जांपल मैंने आपको दिया था। कॉस्ट टू सेल क्या होता है सर, इंक्रीमेंटल डायरेक्ट कॉस्ट होता है जो आपको लगते हैं, ठीक है, याद रखना ये फाइनेंस कॉस्ट और इनकम टैक्स एक्सक्लूडिंग होता है, क्यों, क्योंकि हमारी जो डिस्काउंटिंग रेट होती है वो भी प्री टैक्स रेट होती है। जैसे एग्जांपल, लीगल कॉस्ट, स्टैम्प ड्यूटी, कॉस्ट ऑफ रिमूविंग द एसेट्स, ऑयल रिग के केस में होता होता है, कॉस्ट टू ब्रिंग एन एसेट इनटू कंडीशन फॉर इट, तो वो सेलिंग एक्सपेंस में ही आएगा, ठीक है। टर्मिनेशन बेनिफिट और रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ बिजनेस इज नॉट कवर अंडर कॉस्ट टू सेल, सर ये सारी चीजें हमारी कॉस्ट टू सेल में नहीं होती, क्योंकि ये एग्जिस्टिंग इंटरप्राइज के लिए बेनिफिट करेगी। वैल्यू न्यूज में क्या क्या जाएगा, वैल्यू न्यूज में मैंने आपको बताया था कि प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनफ्लो आउटफ्लो दोनों देखेंगे, ठीक है। तो आपको दो दो फैक्टर पे ये डिसाइड करता है, पहला कैश फ्लो पे और दूसरा डिस्काउंटिंग रेट पे। देखो कैश फ्लो पे आप क्या देखोगे, देखो मैंने आपको बताया था कि कैश फ्लो को जब भी आप कैलकुलेट करना, कैश फ्लो को जब भी आप कैलकुलेट करना, तो इसमें आपका क्या होना चाहिए, ये आपका पॉसिबल वेरिएशन सबको कंसीडर करते हुए होना चाहिए, अमाउंट और टाइमिंग, मतलब कितने सालों के लिए आप निकाल रहे हो, कितना अमाउंट आप कंसीडर कर रहे हो, ठीक है। अनसर्टेनिटी भी उसमें होना चाहिए, मतलब ऐसा तो जरूरी नहीं है कि हर सर्टेन ही सारी चीजें हो, रिस्क फैक्टर को भी आपको कंसीडर करना है, इलिक्विडिटी को भी आपको देखना है, ठीक है। रीजनेबल एंड सपोर्टेबल मैनेजमेंट का अजम्पशन होना चाहिए, बेस्ट एस्टिमेट कि भाई कितना लाइफ है, हाँ कितने साल तक हमें रेवेन्यू होगा, तो बेस्ट एस्टिमेट होना चाहिए यूजफुल लाइफ के लिए। और ग्रेटर वेट देना चाहिए एक्सटर्नल एविडेंस को, मैंने अभी आपको बताया था कि मोस्ट रिसेंट और बजटेड फोरकास्ट आपको लेना चाहिए, मतलब अभी अभी जो रिसेंट का कैलकुलेशन किया है, ठीक है। प्रोजेक्शन शुड कवर मैक्सिमम 5 साल का, ये आपको कवर करना है अनलेस लॉन्गर पीरियड जस्टिफाइड, और मैंने आपको ये बताया था कि अगर इससे ज्यादा पीरियड लेते हो तो ग्रोथ रेट जो है वो स्थिर लेना, ठीक है। स्टेडी ग्रोथ रेट और डिक्लाइनिंग ग्रोथ है, मतलब या तो डिक्लाइनिंग लो, क्योंकि यार देखो वो तो तुमने ऑलरेडी बहुत ज्यादा टर्म्स का ले लिया वो 5 साल से ज्यादा, तो अगर ऐसा होता है तो स्टेडी लेना, ठीक है। फ्यूचर में मैंने आपको बताया था कि अगर फ्यूचर में कोई रिस्ट्रक्चरिंग कर देते हो, फ्यूचर में कोई खर्च कर दोगे जिससे असेट्स की लाइफ बढ़ जाएगी, असेट्स की वैल्यू इंप्रूव हो जाएगी, रेवेन्यू बढ़ जाएगी, तो भाई ये सब हम लोग कंसीडर नहीं करते हैं फ्यूचर में। तुम, मैं भी कह रहा हूँ कि तुम अंबानी बन जाओगे, ठीक है, लेकिन ऐसा करंट में संभव नहीं है, हाँ हाँ बन जाओगे, ठीक है, मुझे मालूम है। कैश फ्लो इंक्लूड, कैश फ्लो में क्या क्या जाएगा, देखो कैश फ्लो फ्रॉम कंटिन्यूइंग यूज ऑफ असर, मतलब उस असर को यूज करने से कितनी कैश फ्लो हो रही है, डायरेक्ट एक्सपेंडिचर और कैश फ्लो टू रन द असर, मतलब इनफ्लो भी लेंगे और आउटफ्लो भी लेंगे। इनफ्लो कैसे होगा, मतलब कुछ ना कुछ खर्च करने पड़ेंगे तो वो खर्च भी कंसीडर करेंगे। नेट कैश फ्लो फ्रॉम डिस्पोजल ऑफ द असेट, उस असेट्स को लास्ट में आप जितने का बेच रहे हो,
वो भी आप कंसीडर करोगे, और अगर कुछ बेचने में कोई खर्चा हो रहा है तो वो भी आप माइनस कर लोगे, मतलब नेट नेट आपको असेट्स बेचने में। सर इन सब की हम प्रेजेंट वैल्यू लेके चलेंगे, मतलब असेट्स की लाइफ है मान लो 15 साल, तो 15वें साल के अंत में उसको कितना पैसा मिल जाएगा और कितना एक्सपेक्टेड कॉस्ट ऑफ डिस्पोजल होगा। सर ये सब कैसे पता चलेगा? तो बच्चों मैंने आपको बताया था कि आप क्या करो, सेम असेट्स को जो अपनी एंड ऑफ द लाइफ आ चुकी है आप उसकी वैल्यू को कंसिडर कर लो सेम, और उसमें आप क्या करोगे, उसमें आप जो है इन्फ्लेशन जोड़ दोगे। ठीक है सर। सर देखो ये लिखा भी है, प्राइस ऑफ सिमिलर एसेट दैट रीच्ड इज यूज ऑफ यूजफुल लाइफ प्लस इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन आप जोड़ देंगे। कैश फ्लो ऑफ डिस्काउंटिंग रेट जो है आप क्या करेगा, अगर कैश फ्लो डिस्काउंटिंग रेट में इन्फ्लेशन को नहीं लिया हुआ है तो भैया हम लोग भी नहीं लेंगे, वही बोल रहा है, नेट डिस्पोजल वैल्यू भी नहीं लेंगे। कॉर्पोरेट असेट्स अगर सीजीयू को अलॉट है, मतलब अगर उस कैश फ्लो में कॉर्पोरेट एसेट्स भी है तो भाई कॉर्पोरेट एसेट्स का भी कैश फ्लो हम लोग इंक्लूड करेंगे। ठीक है, मतलब चाहे इनफ्लो चाहे आउटफ्लो। अब क्या क्या चीजें नहीं जाएगी, देखो इंडिपेंडेंट एसेट्स से कोई भी कैलकुलेशन अगर हो रहा है कैश फ्लो का तो वो नहीं जाएगा, क्योंकि वो डेटर से कलेक्शन, उससे क्या मतलब, उससे अपने से कोई मतलब नहीं है। हम लोग बिजनेस रन करने के लिए जो रेवेन्यू अर्न और रेवेन्यू करने के लिए जो खर्चे होती हैं, अब रेवेन्यू तो जनरेट हो गया, अब उसके बाद ये नहीं कि पैसा आया कि नहीं आया, ये सारी चीजें नहीं। ठीक है, कोई लायबिलिटी अगर रिकॉर्ड हो ही चुकी है तो उससे तो इसका रिकॉर्ड करने का कोई मतलब नहीं होगा। ठीक है, मतलब ऑलरेडी लायबिलिटी हो गई है। हाँ, और मान लो कोई फ्यूचर रिस्ट्रक्चरिंग कर दे रहे हो तो फ्यूचर रिस्ट्रक्चरिंग से अपने से क्या मतलब, मैं बोल रहा हूँ ना, आगे आप कुछ भी कर दो, आगे आप ऐसा कर दोगे कि आपकी सेल 10 गुना बढ़ जाएगी, तो भाई ऐसा वैसा कुछ नहीं। ठीक है, फाइनेंसिंग एक्टिविटी कंसीडर नहीं करेंगे, इनकम टैक्स रिसिप्ट पर पेमेंट नहीं देखते क्योंकि भैया डिस्काउंटिंग रेट होता है। फॉरेन करेंसी फ्यूचर कैश फ्लो मैंने आपको क्या बताया, मैंने आपको बताया था कि बच्चों पहले आप ले लो, पहले आप क्या ले लो, पहले आप ले लो जिस करेंसी में वो रेवेन्यू कैश फ्लो जनरेट हो रही है, पहले वो कैश फ्लो वो वहाँ उस करेंसी के हिसाब से उसके प्रेजेंट वैल्यू निकाल दो, फिर एक्चुअल रेट के हिसाब से आप क्या करना, कंपेयर वो कन्वर्ट करा लेना। देखो, estimated in the currency they will be generated and discounted using discounting rate of appropriate, मतलब देखो पहले वो डिस्काउंट कर लो, फिर उसके बाद आप जो वैल्यू आ जाए, जो डॉलर में मान लो वैल्यू आ गई, इतनी वैल्यू आ गई है प्रेजेंट वैल्यू, उस प्रेजेंट वैल्यू को कंपैरिजन, जिस दिन आप कंपैरिजन कन्वर्ट कर रहे हो उसी दिन आप जो है रेट लेके कर लो, स्पॉट रेट जिस दिन आप कैलकुलेशन कर रहे हो। ठीक है, फिर डिस्काउंटिंग रेट पे क्या होता है कि प्री टैक्स रेट होना चाहिए, और ये टाइम वैल्यू ऑफ मनी है, ये तुम्हें मालूम ही है। ठीक है, और ये क्या होना चाहिए, रिस्क स्पेसिफिक होना चाहिए कि भाई आपने सब कुछ कंसीडर किया है। ठीक है, अगर डिस्काउंटिंग रेट नहीं दिया है तो आप वैक ले सकते हो, आईबीआर ले सकते हो, अदर बोरिंग रेट ले दो, क्योंकि ये भी सारे सेम ही होते हैं। अब देखो कोई अगर इंपेयरमेंट लॉस होता है, तो इंपेयरमेंट लॉस अगर होता है तो मैंने आपको बताया था कि अगर कोई रिवैल्यूएशन रिजर्व है तो पहले आप उससे लेके जाओगे, फिर अगर बच गया तो पीएनएल में लेके जाओगे, और अगर कोई रिवैल्यूएशन रिजर्व नहीं है तो सीधा पीएनएल में लेके जाओगे, बस सिंपल। देखो ये मैंने आपको बताया था। फिर उसके बाद इफ यहाँ 2 पॉइंट एक ये भी बता दें कि अगर इम्पेयरमेंट लॉस आपकी कैरिंग अमाउंट से, मतलब आपका इम्पेयरमेंट लॉस जो है कैरिंग अमाउंट ऑफ असेट से ज्यादा है तो आप यहाँ तक कि लायबिलिटी भी रिकॉर्ड कर दोगे। और अगर कोई टैक्सेशन प्रोविजन है, डीटीए डीटीएल है, तो वो रिवाइज्ड वैल्यू पे अब बनेगा। इसका मैंने आपको क्वेश्चन भी कराया था। रिवर्सल ऑफ इम्पेयरमेंट लॉस बहुत ही ज्यादा प्यारा टॉपिक था, रिवर्सल ऑफ इम्पेयरमेंट लॉस। मैंने आपको ये बताया था कि हर साल आपको ये चेक करना है कि क्या आपकी इम्पेयरमेंट लॉस अभी भी एग्जिस्ट करती है, या आपने जितनी इम्पेयरमेंट लॉस की है उतनी है, या उससे कम हो गई है, या उससे कम हो गई है, या एग्जिस्ट नहीं करती। इन दोनों के केस में हम लोग को क्या करना पड़ता है, रिवर्सल करना पड़ता है। तो रिवर्सल के केस में हम लोग क्या करेंगे, जितना आपने पहले इंपेयरमेंट लॉस बुक किया उतना हम उतना रिवर्स कर लेंगे, बाकी मतलब रिवॉल्यूशन वो आपको पीएनएल में ले जाएंगे। फिर मतलब जितना पीएनएल में आपने डाला है उतना हम लोग पीएनएल में वापस से क्रेडिट कर देंगे, और बाकी पैसा रिवॉल्यूशन रिजर्व में लेके जाएंगे। ठीक है। हाँ, ठीक है बच्चों। ठीक है। और मैंने एक चीज और बता दी कि केवल पासेज ऑफ टाइम की वजह से रिवैल्यूएशन मतलब रिवर्सल नहीं कर लेना, क्योंकि ऐसा अक्सर होगा कि 0 1 2 3 यहाँ पे आपने कैलकुलेट किया, इम्पेयरमेंट लॉस आया, और फिर दूसरे साल आप कैलकुलेट कर रहे हो तो असेट्स की वैल्यू जाहिर सी बात है ज्यादा होगी, क्योंकि इंटरेस्ट कॉस्ट उसमें ऐड होता ही रहेगा। तो भाई केवल टाइम के पासेज की वजह से हम लोग कैलकुलेट नहीं करेंगे। ठीक है सर। चेंजेस इन एस्टिमेट्स, देखो क्या क्या चेंजेस हो सकता है कि सर वैल्यू इन यूज टू फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू डिस्पोजल हो सकता है, मतलब जैसे मैं बता रहा हूँ कि कब कब आपका रिवर्सल होगा। जैसे पहले आप वैल्यू इन यूज पे रिकवरेबल अमाउंट कैसे निकालते हैं, रिकवरेबल अमाउंट आप निकालते थे ना वैल्यू इन यूज और फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल, ये विच एवर इज हाई लेते थे। अब फिर आपने जब कैलकुलेट किया तो अब ये वैल्यू इन यूज नहीं आया, अब फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल आया, या पहले आप फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल पे करते थे अब वैल्यू इन यूज पे कर रहे हो, तो ये चेंजेस हो गया। हाँ, वही यहाँ पे लिखा हुआ है बच्चों। ठीक है। ओके। इंडिकेशन ऑफ रिवर्सल ऑफ इम्पेयरमेंट लॉस, ठीक है, असेट्स की वैल्यू मतलब कैसे पता चलेगा कि जैसे देखो इम्पेयरमेंट का भी इंडिकेशन था वैसे ही पता चलेगा, वैसे ही आपका असेट्स की वैल्यू भी कब इंप्रूव हुई है कैसे पता चलेगा, जैसे असेट्स की वैल्यू इंक्रीज हो गई, फेवरेबल इफेक्ट हो गया, मार्केट लीगल टेक्नोलॉजी, अरे यार वो देख लो ना, वो मास्क का कितना ज्यादा मार्केट बढ़ गया था, तो ये सारी चीजें, रेट ऑफ इंटरेस्ट डिक्रीज हो गया। ठीक है, जिससे आपकी कैश फ्लो प्रभावित होगा।
और इंटरनल इंडिकेशन क्या होता है कि भाई आप जो है एविडेंस जैसे फेवरेबल इफेक्ट ड्यू टू एक्शन ऑफ एंटिटी कॉस्ट इंक्रीज टू इंप्रूव एसेट परफॉर्म, मतलब आपने खर्च किए हैं भाई उसकी एसेट्स की वैल्यू को बढ़ाने के लिए, करेंगे वाला नहीं, खर्च कर दिए हैं, ठीक है। चेंजेस इन लेटर लाइफ मेथड डेप्रिसिएशन और स्क्रैप वैल्यू, मतलब क्या हो रहा है, आपको लग रहा था कि 4 साल चलेगी लेकिन पता चला कि ये तो 10 साल भी चल सकती है, इतने अच्छे से यूज कर रहे हो आप, ठीक है। तो क्या करोगे, टोटल रिवर्सल गेन निकालो, ठीक है। और कैरिंग अमाउंट ऑफ असेट एट द डेट ऑफ रिवर्सल गेन इफ नो सच इम्पेयरमेंट ऑफ, मतलब आपको ये बोल रहा है कि ये मान के चलो भाई कि देखो मैंने आपको क्या बता रहा है रिवर्सल गेन कैसे करना है। पहले आप टोटल गेन निकालिए कि भाई इतनी गेन आ रही है, फिर आप असेट्स की वैल्यू ये मान के चलो कि कभी इंपेयरमेंट लॉस हुआ ही ना हो तो असेट्स की वैल्यू क्या होती है। तो मैक्सिमम जो गेन होगा, जो आपने ये निकाला कि अगर रिवर्सल लॉस हुआ मतलब आपका इंपेयरमेंट लॉस हुआ ही ना हो, ये वैल्यू और जो एक्चुअल वैल्यू है ये दोनों का डिफरेंस, इतना ही पैसा आप जो है उतना चार्ज करोगे। उसके बाद आप कहाँ लेके जाओगे, रिवॉल्यूशन रिजर्व में लेके जाओगे, ठीक है। पीएनआर में लेके जाओगे उसके बाद रिवॉल्यूशन रिजर्व में ले जाओगे। सर सीजीयू क्या होता है, सर सीजीयू बहुत सिंपल चीज होता है, सीजीयू सर स्मॉलेस्ट ग्रुप ऑफ असेट्स होता है जो कि कैश फ्लो जनरेट करता है इंडिपेंडेंटली, ठीक है बच्चों, याद रखना इस बात को, ठीक है। कोई इंटायर एंटिटी भी हो सकता है, बिजनेस यूनिट भी हो सकता है, प्रोडक्शन लाइन विद इन डिपार्टमेंट हो सकता है, आइटम ऑफ पीपी कुछ भी हो सकता है बच्चों, ठीक है। इंपेयरमेंट लॉस इसका और रिवर्सल ऑफ इंपेयरमेंट लॉस कैसे करते हैं, इसका भी सेम कैरिंग अमाउंट ऑफ द सीजीयू और रिकवरेबल अमाउंट ऑफ द सीजीयू, व्हाट इज रिकवरेबल अमाउंट, फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल ऑफ द सीजीयू और वैल्यू इन यूज ऑफ द सीजीयू विच एवर इज हायर, इसमें भी वही सेम कैलकुलेट करेंगे सेम, बस यहाँ पे एग्रीगेट करेंगे। टोटल कैरिंग अमाउंट निकाल लीजिए, रिकवरेबल अमाउंट निकाल लीजिए, इंपेयरमेंट लॉस निकाल लीजिए और उनके कैरिंग अमाउंट के रेशियो में हम लोग क्या करेंगे, इंपेयरमेंट लॉस को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। रिवर्सल ऑफ इंपेयरमेंट लॉस मैंने आपको बताया था यहाँ पे कोई भी रिवैल्यूएशन रिजर्व नहीं आएगा, इसमें भी वही सेम करना है। अब मतलब जो आपकी एक्चुअल में एसेट्स की वैल्यू आ रही है वो ले लो, मतलब जो फेयर वैल्यू आ रही है वो ले लो, एक्चुअल में जो एसेट्स आ रही है वो ले लो, और दूसरा जो आप ये मान के चलो कि उसमें कभी लगा ही ना होता तो आज उसकी वैल्यू क्या आती, इतना ही। जो एक्चुअल वैल्यू है और ये वैल्यू जो आप निकाल के ला रहे हो ये वैल्यू, इसका ही डिफरेंस ही मैक्सिमम आप लेके जा सकते हो, यहाँ रिवॉल्यूशन रिजर्व आता ही नहीं है, ठीक है सर। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट बताया मैंने सीजीयू से रिलेटेड, क्या कि सीजीयू जो है हर साल आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, अनलेस चेस्ट मतलब सीजीयू के जो कंपोनेंट है जाहिर सी बात है उसमें कुछ भी चेंजेस हो सकते हैं, तो आपको देखना पड़ेगा ना कि कौन कौन सी चीजें हैं अभी भी उसमें। तो भाई इसमें जब तक चेंज जस्टिफाइड ना हो तब तक सेम ही रहेगा। अगर चेंजेस हो रहा है सीजीयू के यूनिट्स में, जैसे सीजीयू में कोई कोई एसेट्स जैसे कई सारे यूनिट्स हैं उसमें चेंज हो रहा है तो डिस्क्लोजर उसका आपको देना पड़ेगा। फिर उसके बाद क्या बताया था, अगर इफ एनी लायबिलिटी हैज टू कंसीडर व्हाइल कैलकुलेटिंग रिकवरेबल अमाउंट ऑफ सीजीयू देन लायबिलिटी शैल बी कंसीडर, अरे वो बोल रहा है यार, वही बाइक चलाने वाला एग्जांपल जो मैंने आपको दिया था कि अगर मान लो रेवेन्यू जनरेट करने के लिए आप देख रहे हो तो अगर कोई लायबिलिटी है तो वो भी तो आपको पे करना पड़ेगा। और फिर क्या बताया था कि अगर कोई एक्टिव मार्केट एग्जिस्ट करता है फॉर आउटफ्लो प्रोड्यूस बाय द असेट्स और ग्रुप ऑफ द असेट्स देन दीस असेट्स ग्रुप ऑफ असेट्स शैल बी कंसीडर्ड, मैंने आपको बताया था कि देखो सीजीयू है उसका कोई इंडिपेंडेंट फ्लो होना ही चाहिए, इंडिपेंडेंट कैश फ्लो है, अगर कोई एक्टिव मार्केट है तो वो सीजीयू हमारी बन सकती है, ठीक है। नहीं तो लार्जर सीजीयू हम बनाएंगे, मतलब अभी भी वो मतलब 3-4 एसेट्स को मिला के आपने देखा है कि क्या कोई कैश फ्लो जनरेट हो रही है, क्या कोई इंडिपेंडेंट एसेट्स है, नहीं बन रही है तो और लार्जर सीजीयू बनाओ, हो सकता है ना कि लार्जर सीजीयू बनाने से आपकी कैश फ्लो हो, और बस आपको देखना है इंडिपेंडेंट तरीके से आप रेवेन्यू अर्न कर पाओ। गुडविल, गुडविल भी बहुत प्यारा था, गुडविल भी मैंने आपको बताया था कि गुडविल भी कभी कभी होता है, इसलिए हम उसको क्या करते, देखो इंपेयरमेंट लॉस अगर आप बुक कर रहे हो और अब बदले में गुडविल लेके रखे हो, एक तरफ इंपेयरमेंट लॉस लेके चलो एक तरफ गुडविल रखे हो, तो कोई मतलब है गुडविल का, असेट्स की वैल्यू गिर रही है और आप कह रहे हो कि हम बहुत शानी आदमी है, तो ऐसा नहीं हो सकता, ठीक है। तो एनुअली और वेन इंडिकेशन कभी भी कर सकते हो, क्योंकि मैंने वो बताया था गुडविल एक्वायरिंग बिजनेस कॉम्बिनेशन, इंटेंजिबल एसेट हैविंग यूजफुल लाइफ और इंटेंजिबल एसेट हैविंग इनडिफिनिट लाइफ, इन सबका इंपेयरमेंट हम लोग एनुअली भी करते हैं और जब इंडिकेशन होगा तब भी करेंगे, ठीक है। देखो क्या बताया था, अगर रिकवरेबल अमाउंट ऑफ सीजीयू, अगर रिकवरेबल अमाउंट ऑफ सीजीयू क्या है आपका, कैरिंग अमाउंट ऑफ सीजीयू से क्या है आपका, ज्यादा है, ठीक है, तो कोई इंपेयरमेंट लॉस नहीं होगा, लेकिन अगर कम है तो इंपेयरमेंट लॉस होगा, ठीक है। एनी टाइम हो सकता है, डिफरेंट सीजीयू डिफरेंट टाइम पे हो सकता है, गुडविल एक्वायरिंग बिजनेस कॉम्बिनेशन, ये भाई टेस्टेड एनुअली होगा, कितनी बार ये हम तुमको बता दें, ठीक है। देखो ये चीज मैंने आपको बता रहा ध्यान से कि जब भी गुडविल को आप सीजीयू पे एलोकेट करोगे तो सबसे पहले इंडिविजुअल एसेट्स का इंपेयरमेंट टेस्ट पहले ही अपना कर लेना, फिर उसके बाद गुडविल जोड़ के आप सीजीयू के पार्ट में कर देना। इफ द एसेट इंक्लूडेड इन सीजीयू कंटेनिंग गुडविल टेस्टेड फॉर इंपेयरमेंट ऑफ सीजीयू कंटेनिंग गुडविल एसेट इंडिविजुअल एसेट शैल बी टेस्टेड फॉर, मतलब वो कह रहा है यार मान लो प्लांट ए है प्लांट बी है, तो प्लांट ए प्लांट बी का पहले इंडिविजुअली इंपेयरमेंट टेस्ट कर देना, उसका रिवर्सल लॉस निकाल मतलब उस पर चार्ज कर देना, फिर आप जो उसकी एग्रीगेट वैल्यू को कंपेयर करना उसके एग्रीगेट रिकवरेबल अमाउंट से, ओके सर। सेम
मच इन केस ऑफ स्मॉल सीजीयू लार्ज, मतलब अब जैसे छोटे छोटे पे आओ ना, पहले आप इंडिविजुअल एसेस का कर लिए, फिर आप स्मॉल सीजीयू पे कर लिए, फिर उसके बाद लार्जर सीजीयू पे भी कर लेना। ओके सर। व्हेन गुडविल रिलेट टू एनी सीजीयू बट इज अनअलोकेबल देन आल्सो यूनिट्स ऑफ सीजीयू शैल बी, मतलब भाई अगर अलोकेबल हो, नहीं अलोकेबल हो, तुम अपना इंडिविजुअल कर लेना ही कर लेना, ठीक है। गुडविल अनअलोकेबल है और गुडविल अनअलोकेबल है, तो जब अलोकेबल है ही नहीं तो भाई इंपेयरमेंट लॉस सीजीयू का बुक कर लो। पहले गुडविल से जाएगा, फिर उसका बैलेंस इन द कैरिंग अमाउंट सीजीयू के रेशियो में चला जाएगा। पहले आप और इस केस में अलोकेशन है तो भाई गुडविल को आप चार्ज कर दो कुछ डिजेबल बेसिस पे, फिर रिकवरेबल अमाउंट जो है निकालो और कैलकुलेट करो इंपेयरमेंट लॉस सीजीयू का सेपरेटली। सिंपल था बच्चों, उसमें कुछ है नहीं। गुडविल कैन नॉट बी रिवर्स इंपेयरमेंट लॉस इन केस ऑफ गुडविल, क्योंकि एक बार गुडविल अगर शेड हो गया, एक बार गुडविल लॉस हो गया तो भाई वो दोबारा हम नहीं बन सकता। कॉर्पोरेट एसेट्स सेम एज गुडविल ही होता है, बस ये क्या होता है, ये आपका बिल्डिंग होता है, मतलब ऐसी कोई चीज़ है जहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटिव पार्ट हो रही है, मतलब वो पूरे ओवरऑल कंपनी को प्रॉफिट कर रही है, कंपनी को हेल्प कर रही है, ठीक है। जैसे ये कोई इंडिपेंडेंटली कैश फ्लो जनरेट नहीं करता, ये जनरली जैसे मैं बिल्डिंग बता रहा हूँ, बिल्डिंग है, ठीक है, वो एक जगह भी तो चाहिए ना। ऑफिस देखो, हेड ऑफिस बिल्डिंग, ईडीपी इक्विपमेंट रिसर्च सेंटर, ये सब बड़ी बड़ी चीजें। तो कॉर्पोरेट एसेट मैंने आपको बता दिया कि कैरिंग अमाउंट के रेशियो में आप इसको बांट दोगे, और यहाँ पे इसको आप पूरा नहीं चार्ज करते, पूरा नहीं आप इसको अमोटाइज करते हैं, इंपेयरमेंट लॉस को बुक करते हैं, मतलब ऐसा नहीं कि कॉर्पोरेट लॉस, अगर कोई इंपेयरमेंट लॉस हो गया तो पहले पूरा कॉर्पोरेट बिल्डिंग में लेके जाओगे, ऐसा नहीं, यहाँ पे कैरिंग अमाउंट के रेशियो में आपका जाएगा। देखो, पोर्शन इंपेयरमेंट लॉस बिटवीन सीजीयू एंड कॉर्पोरेट इन द रेशियो ऑफ कैरिंग अमाउंट, ठीक है। अगर अनअलोकेबल होता है तो पहले इंपेयरमेंट लॉस निकालो बिना कॉर्पोरेट, अब देखो अगर अनअलोकेबल है तो भाई आप अलोकेट तो कर नहीं पाओगे, तो इंपेयरमेंट लॉस निकालो बिना जोड़े। रिवाइज कैरिंग अमाउंट सीजीयू आफ्टर इंपेयरमेंट लॉस, तो उसको रिवाइज करिए, रिवाइज करने के बाद आप क्या करेंगे, टोटल कैरिंग अमाउंट के रेशियो में बांट दो और फिर फाइनल रिकवरेबल अमाउंट निकालो। मतलब यहाँ पे भी वही कह रहा है कि पहले इंडिविजुअल का कर लो, कर लिए, फिर उसके बाद आप टोटल ले लो, टोटल ले लिए ना आप, फिर उसमें कॉर्पोरेट एसेट जोड़ दो, फिर आप इंपेयरमेंट लॉस को आप कैलकुलेट करो रिकवरेबल अमाउंट से। ओके सर, ठीक है। पहले चार्ज करो किसे, इंपेयरमेंट लॉस कॉर्पोरेट एसेट से, यहाँ पे तो चार्ज करना ही पड़ेगा क्योंकि अलोकेबल है नहीं, फिर बचा हुआ लॉस हम लोग किसे जाएंगे, कैरिंग अमाउंट के रेशियो में जाएंगे। देखो, अगर लाइफ ऑफ सीजीयू आर डिफरेंट, तो मैंने आपको बताया था कि कैरिंग अमाउंट मल्टीप्लाई बाई लाइफ आप करके आप जो वेटेड एवरेज लाइफ निकाल लेना, अगर लाइफ ऑफ द सीजीयू डिफरेंस है तो। फिर आपको क्या बताया था कि कुछ इंपेयरमेंट ऑफ असेट से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने आपको बताया था, क्या क्या बताया था, मैंने आपको बताया था कि कुछ मोस्ट रिसेंट कैलकुलेशन ऑफ रिकवर, देखो रिकवरेबल अमाउंट निकालने के लिए क्या क्या कैलकुलेशन होता है सर, फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट सर, और वैल्यू यूनिट विच एवर इज हायर, तो वैल्यू निकालने के लिए आपको कैश फ्लो, प्रेजेंट वैल्यू, ये सब निकालना पड़ता है ना। तो ये बोल रहा है कि अभी अभी जो जो आपको फिर से आप मतलब पिछले साल आपने किया था और अभी फिर से आपको करना पड़ रहा है, तो वो बोल रहा है कि फिर से पूरे कैलकुलेशन मत करो, आप पुराना ही ले सकते हो। तो कब कब आप मोस्ट रिसेंट कैलकुलेशन ही ले सकते हो, ये याद रखना, ये पूछ सकता है, ठीक है। कब कब ले सकते हो, जब 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 आपके सीजीयू में कोई भी चेंजेस नहीं हुआ है, ठीक है। और मतलब जो आपका मतलब इंटेंजिबल एसेट्स कंसीडरिंग सीजीयू डू नॉट जनरेट कैश फ्लो और कॉम्बिनेशन ऑफ यूनिट नॉट चेंज सिग्निफिकेंटली। पहला देखो जो आपकी सीजीयू है उसके यूनिट्स में कोई भी चेंजेस नहीं हुआ है, और जो उसमें गुडविल है वो कोई भी कैश फ्लो जनरेट नहीं करता है, यानी सेम है, सब कुछ सेम है, तो भैया आप पुराना ही ले लो। दूसरा, आपने जो पहले रिकवरेबल अमाउंट निकाली थी वो बहुत ज्यादा थी, आपने जो पहले रिकवरेबल अमाउंट निकाली थी वो बहुत ज्यादा थी, तो तुम बताओ क्या इंपेयरमेंट लॉस हो सकता है। जैसे मान लो तुम्हारी कैरिंग अमाउंट थी 1,000 और तुमने रिकवरेबल अमाउंट निकाला था 2,500, तो क्या ऐसा हो सकता है कि कैरिंग अमाउंट से कम हो रिकवरेबल अमाउंट, ऐसा हो ही नहीं सकता, तो इसलिए इंपेयरमेंट लॉस तो होगा ही नहीं, तो इसलिए बोला है मोस्ट रिसेंट कैलकुलेशन ले लो। और देयर इज अ वेरी रिमोट चांस कि दैट रिकवरेबल अमाउंट इज लोअर देन कैरिंग अमाउंट, मतलब ऐसा आपको लग रहा है बिजनेस को देखते हुए कि रिकवरेबल अमाउंट कैरिंग अमाउंट से कम नहीं हो सकती, बहुत लोअर चांस है। ओके सर। फिर मैंने आपको क्या बताया कि कब कब दोनों कैलकुलेट करना जरूरी नहीं है, बहुत अच्छा पॉइंट है, फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट और वैल्यू न्यूज कब कब दोनों कैलकुलेट नहीं। देखो, दोनों में से कोई एक भी अगर मान लो कैरिंग अमाउंट से ज्यादा हो गई तो आपको दूसरा कैलकुलेट करने की जरूरत ही नहीं है। क्यों? क्योंकि फेयर वैल्यू और वैल्यू न्यूज विच एवर इज हायर दोनों से लेते हैं। अगर मान लो वैल्यू न्यूज आपने निकाला और वो आ गया 100 और आपका कैरिंग अमाउंट है असेट्स की 80, तो भाई इधर दूसरा भी निकालते तो विच एवर इज हायर ही लेते, तो 80 से तो 100 ज्यादा ही है, तो इसीलिए कोई इंपेयरमेंट लॉस आएगा ही नहीं। ओके सर। और नो बेसिस फॉर फेयर, मतलब अगर मान लो कोई बेसिस ही नहीं है, फेयर वैल्यू को निकालने का कोई बेसिस ही नहीं है, या वैल्यू न्यूज निकालने का कोई बेसिस नहीं, मतलब वन ऑन वन ऑप्शन ही है आपके पास, इसी के साथ जाना ही है। ओके सर। तो ये बहुत अच्छा पॉइंट था बच्चों, ठीक है। फिर आपको वैल्यू न्यूज जो ब्रॉडर टर्म देन फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट सोशल, सर वैल्यू न्यूज ब्रॉडर टर्म कैसे है फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट सोशल। देखो बच्चों, वैल्यू न्यूज इसलिए ब्रॉडर है क्योंकि उसमें जब आप असेट्स को यूज
जब असर्स को आप यूज करते हो तो असर्स को यूज करने से बहुत सारी चीजों का समावेश होता है। मतलब असर्स को जब आप यूज कर रहे हो तो वो असर्स से जो आपको कैश फ्लो होती है वो केवल उसी असर से नहीं होती है, कॉर्पोरेट बिल्डिंग का भी बहुत होता है, सिनर्जी बेनिफिट भी हो जाती है, एम्प्लॉय का भी योगदान होता है। तो ये सारी चीजें वैल्यू इन यूज को दर्शाती है। फेयर वैल्यू में क्या है यार, फेयर वैल्यू में तो जो उतना बस आप मार्केट उस असर की फेयर वैल्यू ले लोगे, कॉस्ट टू सेल माइनस कर दोगे तो वो आ जाएगा। लेकिन जो है वैल्यू इन यूज इज अ वेरी ब्रॉडर टर्म एंड इज अ वेरी गुड टर्म। देखो, एडिशनल वैल्यू फ्रॉम ग्रुपिंग ऑफ द असेट्स, क्योंकि ग्रुपिंग ऑफ द असेट्स करने से ही तो आपकी कैश फ्लो जनरेट होती है, तो एडिशनल वैल्यू निकलता है, सिनर्जी बेनिफिट होता है, लीगल राइट एंड रेस्ट्रिक्शन इज स्पेसिफिक टू ओनली करंट ओनर। देखो ये इसलिए बोल रहा है, कभी कभी क्या होता है, कभी कभी क्या होता है, कभी कभी ये होता है बच्चों कि आपको कुछ टैक्सेशन बेनिफिट दिया गया है ना, कि आपको इतने अरे फॉरेन कंपनी को दिया जाता है ना कि इंडिया में आओ इतने साल तक आपको टैक्स नहीं लगेगा, तो ये सारे बेनिफिट दिए जाते हैं। तो ये सब कैसे कंसीडर होगा जब आप वैल्यू न्यूज निकालोगे, कैश फ्लो देखोगे, पूरे ईयर्स का कैलकुलेशन करोगे। तो इसलिए मैं आपको बताया था कि बच्चों वैल्यू न्यूज इज अ ब्रॉडर टर्म। ठीक है। फिर आपको ये बता रहा है कि गाइडलाइंस फॉर सेलेक्टिंग अप्रोप्रिएट डिस्काउंटिंग रेट। देखो डिस्काउंटिंग रेट को सेलेक्ट करने के लिए क्या क्या आप चीजें देखोगे। सबसे पहले शुड बी कंट्री स्पेसिफिक होना चाहिए, कंट्री करेंसी प्राइस कैश फ्लो। मतलब मैंने आपको क्या बताया, देखो फॉरेन करेंसी फ्यूचर कैश फ्लो में आप जिस देश का, पहले जैसे मान लो डॉलर्स में आप निकाल लो, तो वहां के कैश फ्लो निकाल लो डॉलर में, और वहीं के डिस्काउंटिंग फैक्टर से आप जो है उसके प्रेजेंट वैल्यू निकाल लो, और जो प्रेजेंट वैल्यू आएगी उसको स्पॉट रेट से कन्वर्ट करके आज की वैल्यू मतलब वो इंडियन आईएनआर में निकाल लो, बस सिंपल। तो यही बराबर कंट्री करेंसी को देखते हुए होगा। और भाई डिस्काउंटिंग रेट शुड नॉट रिफ्लेक्ट रिस्क इफ कैश फ्लो ऑलरेडी एडजस्ट। वो बोल रहा है अगर कैश फ्लो में तुमने रिस्क ऑलरेडी एडजस्ट कर दिया है तो डिस्काउंटिंग रेट में करने की जरूरत नहीं है ना। ऐसा तो दो दो बार डिस्काउंटिंग रेट से क्या हो जाएगा, रिस्क एडजस्ट हो जाएगा, मतलब डिस्काउंटिंग रिस्क दो दो बार एडजस्ट हो जाएगा। डिस्काउंटिंग रेट में भी कर दिया और तुमने क्या किया, और तुमने कैश फ्लो में भी कर दिया। तो इसलिए बोला कि अगर डिस्काउंटिंग रेट में किया है तो कैश फ्लो में मत करो, अगर कैश फ्लो में किया है तो डिस्काउंटिंग रेट में मत करो। और डिस्काउंटिंग रेट आपका प्री टैक्स रेट होना चाहिए, क्योंकि हम लोग सारी प्रॉफिट एंड लॉस क्या करते हैं, प्री टैक्स रेटेड कैश फ्लो देखते हैं। सेपरेट डिस्काउंटिंग रेट फॉर डिफरेंट फ्यूचर। अरे यार सेपरेट डिस्काउंटिंग रेट हो सकता है, जैसे पहले साल आपको लग रहा है 10%, दूसरे साल लग रहा है 15%, तो आप दूसरे साल का जो डिस्काउंटिंग फैक्टर निकालोगे वो 15% से, पहले साल का डिस्काउंटिंग फैक्टर 10% से। हाँ ऐसा हो सकता है। ठीक है। इम्पेयरमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट इन सब्सिडी। तो देखो मैंने आपको क्या बताया था कि इन्वेस्टमेंट इन सब्सिडी में इम्पेयरमेंट हो सकता है। ठीक है। तो अगर यहाँ पे आपको ये बहुत ध्यान में रखना था कि फेयर वैल्यू मेथड चल रहा था या नेट एसेट मेथड चल रहा था। तो अगर फेयर वैल्यू मेथड चल रहा होता तो इंपेयरमेंट विद रिस्पेक्ट टू पेरेंट एंड एनसीआई बोथ इज रिकॉर्डेड। क्यों? क्योंकि क्योंकि बच्चों फेयर वैल्यू में आपने मार्केट प्राइस से नंबर ऑफ शेयर का मल्टीप्लाई करके निकाला था। मतलब हम ये मान के चल रहे हैं कि वहां पे आपने एनसीआई को भी रिकॉर्ड किया था। ठीक है। नो रिक्वायरमेंट ऑफ गुडविल ग्रॉस अप, इट इज ऑलरेडी इंक्लूडेड इन बुक्स। ठीक है। मतलब ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि बच्चों देखो हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, हम लोग ये देख रहे हैं कि इन्वेस्टमेंट इन सब्सिडरी एसोसिएट ये कब आपका इंपेयरमेंट लॉस होगा। तो इस केस में मैंने आपको ये बताया था कि आपको आपको कब गुडविल को ग्रॉस अप करना है, गुडविल को ग्रॉस अप कब करना है, कब नहीं करना है। तो अगर आप फेयर वैल्यू मेथड लेके जा रहे हो तो आपको ग्रॉस अप करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप ऑलरेडी फेयर वैल्यू में लेके चले आ रहे हो। लेकिन प्रोपोर्शनेट नेट इंटरेस्ट मेथड में आपको ग्रॉस अप करना पड़ेगा, ग्रॉस अप करके जो है आप यहाँ पे इंपेयरमेंट लॉस निकालोगे बच्चों। ठीक है। तो आपका इंडिया 36 रिवाइज हो गया। चलो इस बार मैंने अपना थोड़ा स्टाइल बदला है, आपको दिखा दिखा के रिवीजन कराया है ताकि आप जो है ध्यान आपका बना रहे। चलो आजा, देखते हैं कितने मिनट लगे हम लोग को। 27 मिनट्स लग गए यार। कोई बात नहीं, चलो बड़ा टॉपिक था ना इसीलिए।